हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 ऑफ दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में, और आज आपका क्वेश्चन है गोदावरी रिवर से रिलेटेड। सबसे पहले आपको जाकर के मैप में व्यू करना है गोदावरी रिवर को, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था धोलावीरा साइट को लेकर के, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, मैप में व्यू कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया का जो गुजरात स्टेट है वहां पर धोलावीरा साइट पाई जाती है। धोलावीरा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट साइट है और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये 5th नंबर का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। फर्स्ट पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला एंड हड़प्पा, उसके बाद में हरियाणा में राखीगढ़ी, और फिर आता है धोलावीरा गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा मेंस जो हमारा जीएस पेपर 1 है वहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड तो इन साइट्स का आपस में कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट्स पे हमें कौन से इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल थिंग्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करते थे। और इसके अलावा जो ट्रेड रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में, उनसे संबंधित हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर ये जो आर्टिकल है, हरिद्वार में अभी एक रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज होती है। उसमें इस तरीके के कुछ स्पीच पास होते हैं जिससे ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो सकते हैं। इसको लेकर के एफआईआर फाइल की जाती है, डिस्कशन किया जाता है, जानकारी हासिल की जाती है। तो ये बोला जाता है कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर यहाँ पर इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं की गई जिसकी वजह से मतलब हेट स्पीच केस के अंडर इसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया है। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो मेंस जीएस पेपर 3 से, और इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को 1967 में इसको बनाया गया था ताकि हमारी कंट्री जो है उसके खिलाफ में जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको इफेक्टिवली हम प्रिवेंट कर पाए। इस एक्ट में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एब्सोल्यूट पावर दे रखी है, और इसमें जो भी पर्सन को अगर इस केस के अंडर इस एक्ट के अंडर केस रजिस्टर होता है तो डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो हाईएस्ट पनिशमेंट इसमें डिक्लेयर किए गए हैं। अब ये यूएपीए जो एक्ट है वो इंडियन एंड फॉरेन नेशनल दोनों के ऊपर चार्ज किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री में रह करके हेट स्पीच आप दे रहे हो तभी आपके ऊपर ये अप्लाई होगा। अगर आपने फॉरेन लैंड के ऊपर भी, इंडिया के बाहर भी इंडिया के खिलाफ में कुछ ऐसे हेट स्पीच क्रिएट किए हैं तो भी आपके ऊपर इस एक्ट के अंडर केस रजिस्टर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमने देखा पंजाब वाले रीजन में 2 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, एक तो गोल्डन टेम्पल में और एक कपूरथला, वहाँ पर जो भी गुरुद्वारा है वहाँ पर एक पर्सन को मार दिया जाता है। कारण बताया जाता है सैक्रिलेज का। सैक्रिलेज क्या होता है कि इनकी जो सिख कम्युनिटी होती है उनकी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको लेकर के ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने डिसरेस्पेक्ट की, जिसकी वजह से उसके साथ जब मारपीट की जाती है तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। बाद में इसकी जानकारी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब इसकी जानकारी हासिल की तो ऐसा कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया है जिससे ये लगा कि उस पर्सन ने गुरु ग्रंथ साहिब को डिसरेस्पेक्ट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर कल भी हमने डिस्कस किया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला है हमारे पीएम से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अर्ज किया है कि यूपी में जो भी पोल्स होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, उनको आप एक्सटेंड कीजिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि यूपी में क्या सिचुएशन है उसको हम जल्द ही रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 2 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है
दिल्ली में एक ऐसा पार्क बनाया गया है, भारत दर्शन पार्क। इसमें 21 मोन्यूमेंट्स की एक तरीके से रेप्लिका यहाँ पर बनाए गए हैं। इन रेप्लिका में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, इसके अलावा ताजमहल, मैसूर पैलेस, इसके अलावा और भी ऐसे साइट्स हैं जिनको यहाँ पर उनके रेप्लिका यहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि टूरिज्म जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। कुतुब मीनार है, चार मीनार है, कोणार्क टेम्पल है, नालंदा स्तूप है, मीनाक्षी टेम्पल है, सांची स्तूप है एंड गोल गुम्बज है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट नेम है उन सभी को जाकर के एक एक बार आपको गूगल करना है। कब बनाया गया था, कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर का हाथ है, ये सब कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हो गए और आपको पता होने चाहिए इनके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 3 पर। आज 25 दिसंबर है और अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे हम 25 दिसंबर को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इंटरवेंशन है, उनसे आप इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट इसको किया जाएगा। इसका मेन एम यही था, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का मेन टारगेट यही था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, द एम इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट अमोंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्नेंस की बात की गई है। गवर्नेंस होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर implemented or not implemented. Governance can be used in several contexts such as corporate governance, international governance, national governance and local governance. यूनाइटेड नेशन ने गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मेंस में आप इन पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। पहला, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गुड गवर्नेंस वो होगी जिसमें पार्टिसिपेशन होगा, लोगों का इंक्लूजन होगा। दूसरा, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ चलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी कंट्री में काम हो, गवर्नमेंट जो भी काम करे वो पीपल को विश्वास हो कि हाँ हमारे भले के लिए काम किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने की बात होनी चाहिए कि जो भी पॉइंट हो उनको लगे कि हाँ हमने ये सब कुछ क्रिएट किया था। कंसेंसस ओरिएंटेशन होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखें या डायग्राम के थ्रू देखें तो आप इस तरीके से गुड गवर्नेंस और इस तरीके से इसके जो 8 पॉइंट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से जब फ्लो चार्ट आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज करते हो तो आपका जो मार्जिन है मार्क्स में वो इंक्रीज हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में चैलेंजेस क्या क्या है गुड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि इंडिया में कौन कौन सी हर्डल्स आ रही हैं जिसकी वजह से हम गुड गवर्नेंस को अचीव करने में हमें परेशानी हो रही है। फर्स्ट, हमें वीमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करना होगा। सेकंड, करप्शन है। थर्ड, डिले इन जस्टिस, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें न्याय मिलने में हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। फोर्थ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिफ्थ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इन सारे पॉइंट्स की वजह से जो गुड गवर्नेंस जो पॉइंट है उनको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड मार्केट इकोनॉमी, और हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव शुरुआत किए हैं जिनके बेसिस पर हम गुड गवर्नेंस को कि हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। एक तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स पास किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस डिपार्टमेंट ने, इस मिनिस्ट्री ने एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स पास किया है। इसमें जो रैंक है वो पब्लिश की जाती है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान चलाया है हमारी गवर्नमेंट ने। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लेकर के आई थी हमारी गवर्नमेंट। इसके अलावा नीति आयोग, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, लोकपाल, ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमारी गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि गुड गवर्नेंस हमारे इंडिया में आ पाए। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट को हमने यहाँ पर कवर किया है। गुड गवर्नेंस को लेकर के किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर कर सकते हो। ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम देख लेते हैं। 25 दिसंबर 1924 को
उनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाली जगह पर। वो हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे 2 बार, 1996 में और 1999 में है। 1994 में उनको गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट पार्लियामेंट्रियन। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया एज ए पार्लियामेंट्रियन, विच डिफाइंस हिम एज ए रोल मॉडल पर एक्सीलेंस फॉर ऑल लेजिस्लेटर्स। ओके, ही वॉज कन्फर्ड विद द कंट्रीज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 2015 एंड सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर द पद्म विभूषण इन 1994। तो ये हमने गुड गवर्नेंस से रिलेटेड और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने कवर किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पेज नंबर यहाँ पर देखिए 8 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे जो लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वो असम असेंबली में गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ डिस्कशन किया। 1 मिनट, आसाम असेंबली में उन्होंने कुछ डिस्कशन किया और डिस्कशन में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में जो भी लॉ, जो भी मतलब रूल बन रहे हैं, वो एक तरीके से विदाउट डिस्कशन बन रहे हैं। विदाउट डिस्कशन बनने का कारण ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका इंक्लूजन जितना होना चाहिए उतना इंक्लूजन उनका हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो बेस्ट रूल्स हैं, बेस्ट रेगुलेशंस हैं। 1 सेकेंड, कुछ नेट इश्यू है, 1 सेकेंड। हाँ देखो, इस पॉइंट को हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें लोकसभा स्पीकर ने ये बोला कि हमारी जो भी असेंबलीज हैं वहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हों तो उन सभी के ऊपर फोकस किया जाए कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका इंक्लूजन हो। इंक्लूजन जब होता है तो जब डिबेट होती है, और जब डिबेट होती है तो जो भी रूल, जो भी एक्ट बनकर के आते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जिन लोगों ने हमें चुन करके, इलेक्ट करके भेजा है, अगर हम उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो भी होप्स एंड एस्पायरेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करेंगे तो जो बिलीफ है उसका लेवल कम होगा, और उसकी वजह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें जब एक तरीके से लोगों का बिलीफ कम होता है तो रिस्पेक्ट कम होती है, और इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी की जो भी बेसिक फाउंडेशन है वो डाइल्यूट होंगे। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हमें सिक्योर करना है तो हमें जो भी हमारी असेंबलीज हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट को इंक्रीज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो, और फिर उन डिबेट्स के थ्रू ही हर लॉ जो है वो पास हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। उन्होंने ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, आज आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं, या फिर ये भी बताना है आपको कि हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होता है या नहीं होता है, मतलब ज़रूरी होता है क्या कि हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट हो। ठीक है, तो पिटीशन फाइल की गई है कि आपको ये करना चाहिए कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए आप एक सिंगल तरीके का प्रोसीजर लेकर के आओ, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रोसीजर लेकर के आओ कि हर केस को निपटाने का तरीका, उस केस के लिए जितनी भी फीस होनी चाहिए, कुछ भी जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हर हाई कोर्ट्स में इक्वल होनी चाहिए। इसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी बोला गया है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको भी अपनी तरफ से प्रिपेयरनेस करनी चाहिए और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, इस आर्टिकल को सबसे पहले तो आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स मेजर फंक्शन इज टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर ए फिक्स टेन्योर, एक फिक्स टेन्योर के लिए इस कमीशन को बनाया जाता है और उसका काम ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, पेज नंबर 11 पर, फॉरेन पेज पर, यहां पर जो आर्टिकल है, हमें पता है कि चाइना में फरवरी 2022 में वहां पर ओलंपिक हो गए, बीजिंग ओलंपिक्स,
उसको लेकर के जापान ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि हम हमारे जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चाइना नहीं भेजेंगे। हालांकि हमारे जो भी एथलीट्स हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, हम उनको नहीं भेजेंगे। उनका भेजने का ना कारण उन्होंने भी वही बताया जो अब से पहले यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो उन्होंने बाइकआउट किया है। उन्होंने ये बोला कि वहाँ पर ना तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, ना लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। अगर चाइना उइगुर कम्युनिटी जो है, जो माइनॉरिटी में वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ में अगर ह्यूमन राइट्स को सेव करती है, उन लोगों के साथ में रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आती है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो भी एक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, उन लोगों के राइट्स के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करती है, तो ये सारे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है इन सबको दोबारा से रेगुलर कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा बैन को। अब चाइना ने पहले, जब यूएस ने इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की थी, जब चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया था कि देखो गेम को आप पॉलिटिक्स में इंक्लूड मत कीजिए, गेम अलग बात है और पॉलिटिक्स अलग बात है। इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो उसको क्लियर कट डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हो उसको चाइना कभी भी सहन नहीं करेगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।